माई एग्रीकल्चर कॉलेज बरसाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, यानी इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, सोइल हेल्थ कार्ड लाने का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सोइल हेल्थ कार्ड की स्कीम जो लागू की गई थी, यानी इसकी जो शुरुआत की गई थी, वो छत्तीसगढ़ से की गई थी 19 फरवरी 2015। सोइल हेल्थ कार्ड कब रिलीज हुआ था? 2015 के अंदर। तो यह स्कीम क्यों लानी पड़ी, यानी इसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में अपन आज डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सोइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अंदर भी उसका स्वास्थ्य कैसे है, जैसे अपन मानव के अंदर देखते हैं कि इसका जो शुगर है, ब्लड शुगर कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, या उसके जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, उसके बारे में जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार करती है, उसी प्रकार यह भी मृदा का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, स्वास्थ्य कार्ड होता है। तो इसके लाने का मेन उद्देश्य यही था कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजर है उनका यूज बहुत अधिक मात्रा में होने लग गया था, जिससे क्या हुआ, भूमि की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला गया। जैसे उसकी पीएच है, पीसी है, उनमें परिवर्तन होने लगा, और किसानों को ये भी नहीं पता था कि कौन से फर्टिलाइजर अपने या कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो पौधों के अंदर अवेलेबल है। साथ में ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे एनपीके है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जिंक कितना है, बोरोन कितना है, मैग्नीज कितना है, मोलिब्डेनम कितना है, उसके बारे में किसानों को पता नहीं चलता था कि भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने जो भूमि के अंदर है वो कितने बड़े हैं पहले से ही, या फिर अपने को जो फसल अपन बो रहे हैं उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है, उसके बारे में किसानों को पता नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अपनी भारतीय भूमि है उसके अंदर में जिंक की तो हमेशा से ही कमी रही है, साथ में ही पीएच जब कम या ज़्यादा हो जाती है तो जो फॉस्फोरस लेवल है भूमि का वो कम हो जाता है, जो अवेलेबल फॉर्म होती है फॉस्फोरस की वो पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, साथ में ही जो ऑर्गेनिक कार्बन है भूमि के अंदर, वो भी भारतीय भूमि के अंदर क्या है 0.5% से नीचे है। इस कारण जब भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी कम होती है। तो जो सोइल हेल्थ कार्ड बनाया गया था उसके अंदर क्या क्या करते हैं, जैसे विवरण क्या करते हैं, किसानों का विवरण है, जैसे उसका नाम हो गया, पता कौन सा गांव है, उसकी ग्राम पंचायत कौन सी है, उसका जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड कितनी है, या आधार संख्या कितनी है, उसके मोबाइल नंबर क्या है। तो जो है सोइल हेल्थ कार्ड किसी किसान का बनता है तो वो इस आधार पे बनता है। जैसे अगर कोई असिंचित भूमि है उसमें 10 हेक्टेयर पर एक सैंपल लेना होता है। अब वो सैंपल कैसे लेते हैं अपन, उसके बारे में अपन फर्स्ट में पढ़ा होगा, सेकंड में पढ़ा होगा। उसमें सैंपल लेने का वो तरीका वी शेप आकार में सैंपल लेना होता है। जैसे ऊपर से गड्ढा जो बनाएंगे वो वी शेप में बनाएंगे। इससे क्या होता है, जो जड़ों का विकास होता है पौधे का वो ऊपर से फैली हुई होती है, फिर नीचे की तरफ वी आकार में जड़ें होती है। उसी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो जो सोइल सैंपल अपन लेते हैं वो वी शेप में लेते हैं। उससे क्या होता है कि भूमि का जो आंकलन है वो सही ढंग से हो जाता है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनका। तो सोइल सैंपल अपन कितना लेते हैं, जैसे 500 ग्राम सोइल सैंपल लेके लैब के लिए अपन भेजते हैं। उसके ऊपर डिटेल लिखनी होती है, जैसे नमूने का वर्गीकरण है, जैसे सोइल नमूना संख्या, नमूना संख्या कितनी है, ये सुपरवाइजर जो ग्राम सेवक होते हैं उनका कार्य होता है। नमूना एकत्र करने की डेट क्या है, नमूना कब लिया गया था, या सर्वे संख्या। फिर उसके बाद आ गया खसरा नंबर है, तो खसरा नंबर जैसे 243/25, यानी जो 243 नंबर खसरा है उसमें किला नंबर कौन सा है, तो 25 नंबर किला हो गया। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2 से 10 हेक्टेयर है, या अलग अलग किसानों का अलग अलग होता है। भूमि की स्थिति जैसे अक्षांश देशांतर ये भी नोट किए जाते हैं। साथ में सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि है,
तो जैसे ही वो किसान की जैसी भूमि है उसको उसी तरीके से नोट किया जाता है। फिर ये जैसे कार्ड बनाते हैं सोयल हेल्थ कार्ड किसी किसान का, तो उसमें क्या होता है सोयल हेल्थ कार्ड की संख्या संख्या कितनी है, फिर उसके बाद किसान का नाम हो गया और उसके कब से कब तक, यानी वो जो सोयल हेल्थ कार्ड बनाया गया है कब से कब तक चलेगा। फिर इसके अंदर कितने पैरामीटर्स लिए गए थे, पैरामीटर्स मतलब जो अपन निकालते हैं तो 12 पैरामीटर्स लिए गए हैं, ये इसमें दर्शाया गया है। जैसे उनकी लेबोरेटरी, कौन सी लेबोरेटरी में यह जांच की गई थी। तो सॉइल परीक्षण परिणाम इसमें दिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, इसमें परिणाम दिए होते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड किसी किसान का बनता है तो उसमें ये परिणाम दिया जाता है। इसमें ये जो 12 पैरामीटर्स हैं इनमें जब इनको चेक किया गया तो इनमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए गए थे। फिर इसकी आगे आ जाएगी इकाई, इकाई यानी यूनिट्स, जैसे इसी की यूनिट आ गई है और आ गई है। फिर उसके बाद आंकलन आता है। आंकलन के अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो मीडियम है, लो है या हाई है, वो इस तरीके से इसमें बताया जाता है। 12 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, पीएच हो गया, एसी हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक और बोरॉन, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, ये 12 पैरामीटर्स इसमें दिए जाते हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर ही किसान को ये पता चलता है कि अपनी भूमि में सुधार की आवश्यकता कितनी है, या कितना जिप्सम डालना है, कितना चूना डालना है, या उसमें नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल फॉर्म में है, यानी पौधों को प्राप्त होने वाली जो नाइट्रोजन है भूमि के अंदर वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। यानी जैसे 280 से 560 किलोग्राम इसकी जो रेटिंग क्लासेज है वो है, यानी 280 से जो कम है तो वो उसमें क्या हो गया, लो नाइट्रोजन हो गया। 280 से 560 के बीच में है तो वो क्या हो गया, मीडियम हो गया। और 200 560 से ऊपर है अगर मोर देन 560 तो दिस इज क्या हो गया, यह एक हाई लेवल हो गया नाइट्रोजन का, भूमि के अंदर हाई लेवल में नाइट्रोजन पहले से ही पड़ा है। इसलिए उस तरीके उस कंडीशन के अंदर क्या करना होता है, किसानों को और नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल किसान क्या करते हैं, किसानों को पता ही नहीं है कि अपनी भूमि के अंदर क्या है क्या नहीं है और क्या हमें डालना है। सिर्फ वो जो किस चीज़ पे देते हैं कि अपने को एक जो कट्टा है यानी थैला है वो यूरिया का अपन को इस फसल के अंदर डालना है, तो उसको पहले पता ही नहीं है भी इसके अंदर नाइट्रोजन पहले से मौजूद है या नहीं है, या कितनी डालनी है, या एक कट्टा पर्याप्त है या नहीं, तो उससे ज़्यादा भी डालनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से जो पता चलता है भूमि का ना वो जो न्यूट्रिएंट्स लेवल का है या न्यूट्रिएंट स्टेटस का है, तो उस तरीके से पता चलता है। इस कारण ही सॉइल हेल्थ कार्ड को लाना पड़ा। फिर इसके अंतर्गत क्या आ गए, जैसे द्वितीय पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी सिफारिश यानी कौन सा अनुप्रयोग करने की विधि या कितना कितना करना है वो उसमें दिया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड की। सॉइल हेल्थ कार्ड की आवश्यकता इसी कारण पड़ी थी कि जो अपन जो निर्यात या आयात करते हैं, जैसे डीएपी है, एमओपी है, एमओपी जो पोटाशियम जितने भी फर्टिलाइजर है वो अपन क्या करते हैं दूसरे देशों से आयात करते हैं। आयात करते हैं तो ये जो सरकार सब्सिडी देती है या जो किसानों को पता ही नहीं है पोषक तत्व कितनी अपनी भूमि के अंदर पड़ा है, उस मात्रा के आधार पर जो सॉइल हेल्थ कार्ड में दी हुई है उस मात्रा के आधार पर अगर किसान डालता है तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, फसल उत्पादन करने की जो कॉस्ट लग रही है अपनी, उसको कम करने के लिए क्या किया गया था, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। इससे क्या होता है, किसान जो पर्याप्त मात्रा में अगर पोषक तत्व है या किसी फसल को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इससे वो निर्धारित कर सकता है। जैसे उसने किसी फसल में जैसे धान की अगर बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब किसान के अगर खेत के अंदर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन पहले से ही भूमि के अंदर मौजूद है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे 20 या 40 केजी नाइट्रोजन और अतिरिक्त रूप से देना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो वो जो 40 किलोग्राम यूरिया या नाइट्रोजन है वो यूरिया के थ्रू या डीएपी के थ्रू किस तरीके से वो देना चाहता है तो वो उस आधार पे दे सकता है। फिर इसके बाद आता है ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनके बारे में देखते हैं। सल्फर है,
जिंक है, बोरोन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, इनकी मात्रा किस आधार पे दी जाती है। जैसे 90% सल्फर आता है, उसके अंदर क्या होता है, 90% सल्फर होता है। फिर उसके बाद आता है जिंक है, जिंक है तो जिंक की कौन सी फॉर्म के अंदर देते हैं, जिंक सल्फेट के नाम से बाजार में मौजूद है, जो हेप्टा है हाइड्रेटेड बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है, 33% जिंक होता है। फिर बोरोन, बोरोन किस रूप में देते हैं, बोरेक्स के रूप में 11% उसमें बोरोन होता है। तो संबंधित जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, संबंधित सिफारिशें क्या, अनुप्रयोग संबंधी सिफारिशें क्या होती है, तो वो इस तरीके से होता है। फिर आता है आयरन, आयरन सल्फेट के रूप में देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 19% आयरन होता है। फिर आता है मैग्नीज, फिर आता है कॉपर सल्फेट, इनकी मात्रा भी अलग अलग रूपों में दी जाती है। फिर आता है जैविक खाद, तो जैविक खाद कितनी डालनी चाहिए। अब जैविक खाद ही क्यों डालनी चाहिए, जैव उर्वरक क्यों डालने चाहिए, इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। जैविक खाद के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे FIM लेते हैं, अपने वर्मी कंपोस्ट लेते हैं या कंपोस्ट लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनमें से पोषक तत्वों की मात्रा कम मिलती है। अब पोषक तत्व क्या होता है, उसमें खाद के अंदर सारे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर अगर अपन भूमि के अंदर डालते हैं, तो जो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। अब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी तो वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी रिलीज करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे नाइट्रोजन वाले जो जितने भी बायो फर्टिलाइजर है, यानी बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, जोस्पिलम है, राइजोबियम है, एजोला है, इनका अपन जब उपयोग करते हैं तो ये जीव जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा या ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होगी भूमि के अंदर, तभी ये सर्वाइव करेंगे यानी ग्रोथ करेंगे। जब इनकी संख्या में बढ़वार होगी, तब जब ऑर्गेनिक मैटर अपन ऐड करते हैं भूमि के अंदर, तो उससे क्या होता है, पीएच में भी सुधार होता है, ईसी में भी सुधार होता है, जो बल्क डेंसिटी उसमें भी सुधार होता है, पार्टिकल डेंसिटी उसमें भी सुधार होता है ऑर्गेनिक मैटर डालने से। जब भूमि का स्वास्थ्य ऑर्गेनिक मैटर डालने से ही सुधार होता है, तो किसानों को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे सिफारिश की जाती है 250 से 300 क्विंटल यानी 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ऑर्गेनिक में जो मैटर है वो भूमि के अंदर प्रतिवर्ष डालना चाहिए। अब जैव उर्वरक है, जैव उर्वरकों की बात करें, अगर ऑर्गेनिक मैटर अपन ऐड कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर भूमि के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर है, तो जो बायो फर्टिलाइजर्स अपन यूज कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले हैं, फॉस्फोरस वाले, पोटेशियम है, जिंक है या सल्फर वाले जो सूक्ष्म जीवों का अपन प्रयोग कर रहे हैं या बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रोराइजा का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जब अपना भोजन प्राप्त करके अपनी ग्रोथ करेंगे, साथ में ही जो नाइट्रोजन वाले हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि के अंदर स्टोर करते हैं। साथ में जो फॉस्फोरस वाले पीएचबी है, पोटेशियम फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, यानी फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था के अंदर भूमि के अंदर छोड़ते हैं, यानी जो फिक्स फॉर्म के अंदर पड़ा होता है। अब फिक्स क्यों होता है, जब पीएच में उतार चढ़ाव आता है, जैसे पीएच बढ़ जाती है या पीएच कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, जो फॉस्फोरस है उसकी जो फॉर्म्स होती है, जो पौधे को अवेलेबल होती है, उस फॉर्म से वो चेंज हो जाता है, यानी किसी के साथ वो संगठन के रूप में एक जमा हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है भूमि के अंदर। तो वो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में अंदर अपन क्या करते हैं, पीएचबी का यूज करते हैं, जो फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, उस फिक्स फॉर्म के अंदर पड़ा है। अब वो बैक्टीरिया कब काम करेंगे, जब ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर का काम क्या होता है, पीएच में एक बफरिंग कैपेसिटी का काम करता है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बफरिंग कैपेसिटी वो होती है, यानी पीएच, उस पीएच के अंदर या तो अम्ल या कोई क्षार अगर भूमि के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर अपन डालते हैं, तो उसमें पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का ये महत्व हो गया, यानी जो सूक्ष्म जीव है अपन उनका भी प्रयोग अगर भूमि के अंदर करेंगे, तो उस समय भी क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होना आवश्यक है।
ऑर्गेनिक मैटर होगा तो पीएच में सुधार होगा, इसी में सुधार होगा, बल्क डेंसिटी में सुधार होगा, पार्टिकल डेंसिटी में भी सुधार होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें सुधार होगा, जो वोल्ट नाइट्रोजन की वोल्टिलाइजेशन लॉस है या लीचिंग लॉस है उसमें भी कमी आएगी। क्यों आएगी? जब मृदा कण है उसमें ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन की उपस्थिति नहीं है तो क्या करते हैं, जो मृदा कण है आपस में चिपके हुए रहती हैं, यानी बल्क डेंसिटी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर होता है तो एक कण से दूसरे कण की ओर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। जैसे ऊपर से धूप ज़्यादा है तो वो ऊपरी लेयर से नीचे लेयर की तरफ जब उनका बंद बना हुआ तो ऊपर से नीचे की तरफ वो तापमान जो गर्मी है वो नीचे की तरफ जाएगी। उससे क्या होता है, जब तापमान बढ़ेगा तो वोल्टिलाइजेशन लॉस है नाइट्रोजन का वो अधिक होगा, जो पानी का लॉस है यानी वाटर जो है भूमि के अंदर उसका भी नुकसान होगा। तो उस समय क्या होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन भूमि के अंदर होता है तो कणों के बीच में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। तो जो कणों का आपस में संबंध है यानी आपस में जो चिपके हुए हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। तो जो ताप चालन है ताप चालन है वो कम हो जाएगा यानी नहीं होगा। उससे क्या होगा, भूमि का टेम्परेचर भी एक समान रूप से बना रहेगा, यानी सर्दी के अंदर ज़्यादा ठंडी नहीं होगी और गर्मी के अंदर ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन या जो हरी खाद अपन काम में लेते हैं, एफ आई है, वर्मी कंपोस्ट है उसको अपन यूज करते हैं भूमि के अंदर। तो यह ताप को भी नियंत्रित करते हैं, पीएच को भी नियंत्रित करते हैं, बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी में भी सुधार करते हैं। इस कारण से ही सोयल हेल्थ कार्ड को लाया गया था, ताकि किसान को है जो उस रिपोर्ट का पता चले भी इस रिपोर्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो उससे साथ में किसान की जो 2022 तक है आय दुगनी करनी थी। उसका आय दुगनी करने का तरीका क्या था, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं उनका उपयोग करना है। साथ में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी जो फर्टिलाइजर है या जुताई करने का जो तरीका है वो कम करना है। उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी जो फसल उगाने से लेकर काटने तक जितने भी खर्चे लगाए जाते हैं उनमें कमी लानी है। साथ में एमएसपी की जब बढ़वार हो रही है, एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें उससे क्या होगा, जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो घटेगा, यानी उत्पादन जितनी उत्पादन लागत है उसको कम कर दिया, एमएसपी को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, आय दुगनी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कार्बन एफआईएम या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स लॉस है वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। इस कारण से सोयल हेल्थ कार्ड को लाना पड़ा। तो सोयल हेल्थ कार्ड का उपयोग सही ढंग से नहीं होने का कारण क्या हुआ कि जो पहली बार तो किसानों को पहली बार ये इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। जो सोयल हेल्थ कार्ड बना दिया तो किसानों ने इसको लाइटली ले लिया, यानी इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं समझा। क्योंकि उनको जब ये किसान जो क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी जो 1999 2000 के अंदर, तो उससे क्या हुआ, किसानों ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया, यानी बैंक को सौंप दिया कि उस ज़मीन के ऊपर बैंक क्या करता है, लोन देता है। अब लोन लिया हुआ है, लोन को ब्याज भी भरना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ब्याज भी भरना पड़ेगा और जो मूल धनराशि है वो भी उनको जमा करवानी पड़ेगी। तो उसको जमा करवाने के लिए अगर वो किसान जैविक खाद सीधा ही जैविक खाद का प्रयोग करे, यानी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग न करे या पेस्टिसाइड का उपयोग न करे, तो उससे क्या होगा, किसान की आय है वो कम हो जाएगी। तो वो जब किसान जो कर्ज ले रखा है उसके बोझ कम करने के लिए क्या किया उसने, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी जो मात्रा है वो बढ़ा दी उसने भी, उत्पादन इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो, कुछ लिमिट तक ही उसका उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद जो अगर अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उससे आय तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे भूमि का जो केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करेंगे अपन तो उसकी पीएच बिगड़ जाएगी, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसमें क्या हो जाएगी, भिन्नता हो जाएगी। जैसे कम पीएच पर आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो वो टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, यानी उनकी अधिकता के कारण भी पौधों के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो जैसे एसिडिक भूमि के अंदर तो ये हो गया, यानी लवणीय भूमि है या क्षारीय भूमि है, उनके अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी दर्शाने लग जाती है।
अम्लीय भूमि के अंदर क्या हो गया, इनकी जो तत्व बताए थे इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो पौधों पर टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ती है, यानी उनकी सांद्रता अधिक होने के कारण पौधों पर इनकी जो अधिकता के प्रभाव है वो तो दिखाई देती है, यानी उपज है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब इनकी अधिकता हुई है तो कोई पोषक तत्व ऐसा भी होगा जिसकी उसमें कमी भी हुई है। तो ये हो गए सोयल हेल्थ कार्ड के, तो भाई क्यों लाना पड़ा इसको। फिर उसके बाद उसमें क्या सिफारिश की जाती है, उपज के आधार पर उर्वरकों की सिफारिश की जाती है जैविक खाद के साथ, यानी जैविक खाद का भी उपयोग उसमें साथ में करना होता है। जैसे धान की फसल है उसमें जैसे उपज है इसकी एवरेज उपज मानी जाती है 48 क्विंटल पर हेक्टर। तो इसके लिए 100 से 120 के जी नाइट्रोजन और 60 के जी फॉस्फोरस और 40 के जी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे ऊपर दर्शाया गया था, मैंने पहले बताया था, इसमें क्या है, जैसे पीएच है, किसी किसान का जो सोयल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है तो उसमें अंदर क्या देखना है उनको, उसकी पीएच कितनी है, उसकी ईसी कितनी है, और उसके बाद है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, तो वो मैंने इसमें बताया गया है। यानी पीएच उदासीन पीएच कौन सी होती है, 7 होती है। तो उस किसान की पीएच जो भूमि का जो सोयल सैंपल लिया था उसकी पीएच कितनी, तो उसमें देखना पड़ता है, यानी लेस देन 7 है या मोर देन 7 है, या उसमें एग्जैक्ट पता होती है, जैसे 8.5 है या 6.5 है या 7 है या 9 है, उस आधार पे उसके सुधार करने के भी तरीके इसमें बताए जाने हैं, यानी जिप्सम की मात्रा कितनी लेनी है या चूने की मात्रा कितनी लेनी है। फिर उसके बाद ईसी आती है, तो ईसी डेसिसाइमंड्स के अंदर बताई गई यूनिट होगी इसकी, तो 4 से अगर कम है वो सही है, ये 4 से अधिक है तो वो क्या करती है, ईसी ज़्यादा है, उसको जो ज़्यादा हुई है तो उसका सुधार भी करना जरूरी है। ईसी ज़्यादा कब होती है, लवणीय भूमि के अंदर ज़्यादा होती है। अब आता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए, 0.5 से 0.75 तक होना चाहिए, यानी 0.5 से अगर कम तो वो क्या हो गया, लो ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। अगर 0.5 से लेकर 0.75 तक अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो वो मध्यम ऑर्गेनिक कार्बन है उस भूमि के अंदर, और 0.75 से अगर ज़्यादा है ऑर्गेनिक कार्बन तो वो क्या हो गया, उस भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है। अब उसमें नाइट्रोजन की बात करें तो लेस देन 280 या ये तो हो गया लो, 280 से 560 के अगर बीच में वो क्या हो गया, मध्यम हो गया, और 560 से अधिक हाई लेवल हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की मात्रा दी गई इसमें जैसे 12.5 यानी 12.5 किलो से लेकर 25 kg तक नाइट्रोजन वो फॉस्फोरस उसमें उपलब्ध है। ये फिर उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, 135 से 335 kg, ये उसकी लिमिट हो गई। ये सीधा याद करने का तरीका है, यानी इसको लो मीडियम और हाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन 100 लेस देन 135 कर देंगे तो वो क्या हो गया, लो हो गया, 135 से 335 कर देंगे तो वो क्या हो गया, मीडियम हो गया, और मोर देन 335 कर देंगे अगर अपन तो वो क्या हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फर है तो 22 से 35 kg तक हो गया। फिर उसके बाद आता है जिंक है तो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर केजी, या इसको केजी पर हेक्टर या पीपीएम के अंदर भी बोलते हैं। और पीपीएम बदलने क्या कहते हैं, ग्राम पर लीटर में, अपन कितना ग्राम ले रहे हैं पर लीटर के अंदर, तो वो क्या हो गया, पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बोरोन, 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी सॉइल के अंदर। फिर उसके बाद आ गया उपलब्ध आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और ये कॉपर हो गया। तो इनकी ये यूनिट्स यानी दिए गई हैं, भी लो कब होगा, मीडियम कब होगा और हाई कब होगा, ये इसमें दर्शाया जाता है। आंकलन के अंदर लो मीडियम हाई दर्शाया जाता है, इकाई के अंदर इकाई होगी, जैसे ये डेसिसाइमंड्स हो गया, केजी पर हेक्टर में, एमजी यानी मिलीग्राम पर केजी हो गया, ये इसकी क्या होगी, इकाइयाँ हो गई, वो पीएच की कोई इकाई होती नहीं। फिर उसके बाद आता है जब इसके बारे में पता चल गया, जैसे किसान के खेत में नाइट्रोजन कितनी थी, 280 kg से कम थी पर हेक्टर के अंदर, तो वो क्या हो गया, लो नाइट्रोजन। अब पौधों को कितनी जरूरत है, 100 से 120 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता है।
अब इसकी जो पूर्ति करनी है अपन को वो किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस या 12.5 से कम या 25 kg तक है, 12.5 kg तक से लेकर 25 kg के बीच में फॉस्फोरस। और ये क्या होता है P2O5 होता है। P2O5 को कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बताया था। तो जो इसकी मात्रा जो पूरी करनी होती है वो किस तरीके से करते हैं अपन। जैसे 100 kg नाइट्रोजन किसी फसल को देनी है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब 100 kg नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया के अंदर कितना होता है, 100 kg के अंदर 40 kg नाइट्रोजन होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 100 से। जैसे अपन को 100 kg नाइट्रोजन देनी है, यूरिया के अंदर कितनी नाइट्रोजन उपलब्ध है उसके बारे में अगर अपन देखेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100/46 से, ये न्यूट्रिएंट्स जो निकालने का तरीका है उसमें क्या होता है, जैसे अपन 100 kg नाइट्रोजन जो 100 kg यूरिया है उसके अंदर अपन देखते हैं भी यूरिया कितने परसेंट होती है, 46% होती है। तो 100 डिवाइडेड बाई 46 यानी 46 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 kg नाइट्रोजन से, यानी 100 kg अपन को फसल को नाइट्रोजन देनी है। तो उसमें क्या यूरिया कितनी देनी पड़ेगी, तो उसमें 217 kg क्या होगा यूरिया देनी पड़ेगी। 217 kg यूरिया के अंदर कितनी नाइट्रोजन होती है, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। इसी प्रकार फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोरस के अंदर भी यही होता है। फिर उसके बाद आता है, ये हो गया फसल व किस्म उनके आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यानी एनपीके के लिए उर्वरक संयोजन, यानी कौन कौन सी उर्वरक है कितनी कितनी मात्रा में लेनी है ये उसमें दर्शाया जाता है, ये इसमें होता है। दूसरा संयोजन यानी फर्स्ट डोज अगर आपने अलग अलग तरीके से दी है तो दूसरी डोज भी अलग अलग तरीके से आपको देनी है। फिर उसके बाद आता है जैसे पीएच है, पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच निकालते हैं पीएच मीटर के द्वारा। जो सॉइल सैंपल लेते हैं अपन उसमें से सॉइल जो डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके उसका जो सॉल्यूशन घोल तैयार करते हैं उसको पीएच मीटर के द्वारा अपन पीएच नोट करते हैं। उसी प्रकार इसी में करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन में क्या होता है, जो मेथड दिया हुआ है वाकले एंड ब्लेक का 1934 के द्वारा रैपिड टाइट्रेशन जो मेथड दिया हुआ है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं। अब रहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होते हैं, सुबिया एंड आसीजा 1956 उन्होंने तो क्या दिया था, एक मेथड दिया था कि इस तरीके से अगर अपन टाइट्रेशन करते हैं तो उससे नाइट्रोजन का पता चलता है। उसी प्रकार फॉस्फोरस किससे निकालते हैं, ओल्सन मेथड 1954 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसमें ये बताने का तरीका ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये जो मीटर कौन कौन से काम में लिए जाते हैं लेबोरेटरी में वो बता रहा हूँ। तो लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं अपन, फॉस्फोरस निकालने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लेते हैं, और जो पोटेशियम निकालते हैं मेथड 1956 है वो जो मेथड दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। और फ्लेम फोटोमीटर है उसके द्वारा अपन पोटेशियम को याद करते हैं, और पोटेशियम के साथ साथ फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा अपन सोडियम को भी याद करते हैं। फिर आता है सल्फर, सल्फर किससे निकालते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। फिर आता है जिंक, तो जिंक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूएस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है बोरोन, बोरोन निकालने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम लेते हैं। फिर आयरन, मैंगनीज और कॉपर भी डब्ल्यूएस के द्वारा ही निकाले जाते हैं। ये हो गए आपके मेथड भी कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं किसके द्वारा निकाले जाते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल है वो 2015 है, जो हेल्थी सॉइल फॉर ए हेल्थी लाइफ, यानी स्वस्थ भूमि है वो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया था, यानी जो इसका उद्घाटन किया था 19 फरवरी 2015 को छत्तीसगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका ये उद्देश्य था
जो किसान अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र अधिक यूज़ करने के कारण क्या होता है, एक बार से आयात भी अधिक करनी पड़ती है, तो उसको एक स्थिरता लाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को लाना पड़ा था। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को बहुत ज़्यादा अधिक बचत भी हो सकती है, जो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसमें कमी लाई जा सकती है। वो किस तरीके से लाई जा सकती है, जैसे उसमें के अंदर खेत के अंदर कितने पोषक तत्व पड़े हैं, यानी कितने पोषक तत्व डालने हैं। किसान क्या करता है, यूरिया, डीपी और एमओपी तीन ही चीज़ों का यूज करता है, उसे पता ही नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देने होते हैं। तब वो क्या करता है, वो उनकी उनकी अधिक मात्रा में उपयोग करेगा तो उससे अधिकता हो जाएगी, पौधों के अंदर बढ़वार तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी जितना वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहा है। तो उनके लिए क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया सोइल हेल्थ के बारे में। और आप सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में और अधिक जानकारी भी आप जैसे गूगल से और यूट्यूब पर सर्च करके और भी इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। सॉइल जो हेल्थ कार्ड है उसके बारे में जानकारी समाप्त होती है, लेकिन ये इतना सीमित ही नहीं है कि जो जो आज मैंने बताया है वो ही तो उतना ही है, नहीं उससे ज़्यादा भी है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या फिर गूगल पे सर्च करके उसके बारे में और अध्ययन कर सकते हो। तो ये आपको जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं यानी जो बीएससी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। कल को कोई किसान ही पूछ ले तो उसके बारे में आपको जब ज्ञान होगा तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट या बीएससी पास स्टूडेंट्स माने जाओगे, क्योंकि वहाँ आपको शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है। धन्यवाद।